1940 के दशक में यूरोप में लगातार नाजी युद्ध बढ़ते जा रहा था और जर्मन यू बोट्स पनडुब्बियां अटलांटिक पर तबाही मचा रही थी। और इन सब खबरों को सुनने के बाद हेडी व्याकुल हो जाती है और घबरा जाती है। और इसी खबरों के बीच में उनके हेडी को मालूम था कि टॉर्पीडो की मदद से किसी को निशाना बनाना इतना आसान नहीं है। उसका कहना था कि अगर किसी तरीके से अंग्रेज सतह पर रहकर या हवाई जहाजों का सहारा लेकर इन जर्मन पनडुब्बियों को किसी तरीके से नष्ट कर दे तो इस नरसंहार को रोका जा सकता है। तो ये टॉर्पीडो रेडियो कंट्रोल पर काम क्या करते थे, यानी एक फ्रीक्वेंसी लेवल से ये काम किया करते थे। लेकिन जर्मन्स के लिए फ्रीक्वेंसी को जैम करना बहुत आसान था, यानी वो आसानी से इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को आसानी से जैम कर सकते थे। देखिए, इनका नाम है हेडी लाइमर और ये हॉलीवुड की फैबुलस एक्टर होने के साथ साथ एक दिग्गज सर्चर भी थे जिन्होंने अपने समय बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को भी खोजा था। वही मैं आपको बता दूं कि इनका जब 1914 में ऑस्ट्रिया के वियना में एज अ हेडविग ईवा किस्लर के रूप में होता है। यहाँ पर जो किस्लर शब्द है उसका जो एक्चुअल मीन्स होता है वो एक्चुअल में ग्रुप को डिफाइन करता है। और ये ग्रुप बिलोंग कर सकता है किसी बिजनेस से, किसी रूट प्लेस से, या किसी के पेरेंट्स से, या किसी कंजर्वेशन से, या किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी से, जैसे लाल बालों का होना। तो किस्लर सब इन सबको डिफाइन करता है। देखिए, हेडी एक जेविश फैमिली से बिलोंग करती थी और ये अपने परिवार में इकलौती लड़की थी। वही मैं आपको बता दूं कि इनके पापा बैंक में डायरेक्टर का काम करते थे और इनकी मम्मी एक एज अ कंसेप्चुअल पियानो प्लेयर की तरह काम करती थी। मतलब हेडी ने बचपन में ही पियानो प्ले करना और घुड़सवारी करना बचपन में ही सीख लिया था। देखिए, हेडी भले ही पेशे से इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन 90s की सेंचुरी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी और ऐसा कोई कैरियर वे नहीं था जिसमें वो इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर डेवलप कर सके। इसलिए उन्होंने अपना रुख फिल्म इंडस्ट्री की ओर किया और फिल्म में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करी। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार रिचर्ड रोडस, जिन्होंने हेडी की जीवनी लिखी है, वो कहते हैं कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना और अपनी एक नई पहचान बनानी, जिसके लिए वो 16 साल की उम्र में ही अपने शिक्षक को एक जाली नोट भेजते हैं जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि आज मेरी बेटी स्कूल नहीं आ पाएगी, ताकि वो यूरोप के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में जाकर ये कह सके कि मैं एक स्टार बनना चाहती हूँ। देखिए, हेडी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक स्क्रिप्ट गर्ल के रूप में एंट्री करी थी और जल्द ही इनकी सक्सेस जर्नी भी शुरू हो जाती है जब ऑस्ट्रिया के एक डायरेक्टर मैक्स रेनहार्ड इन्हें बर्लिन ले जाते हैं और इन्हें कुछ फॉरगेटेड फिल्मों के ऊपर एक्ट करने को कहते हैं और ये चेक करते हैं कि इनके अंदर एक्ट्रेस बनने की कुछ लक्षण है या नहीं है। और ये चेक इन होने के बाद और इनके 18 साल होने से पहले ही इन्हें एक फिल्म मिल जाती है जिसका नाम एक्सटेसी होता है और इन्हें इस फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर का रोल दिया जाता है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पॉप सीएस 11 इस फिल्म की काफी निंदा करते हैं। देखिए, पॉप सीएस 11 1922 से लेकर 1939 तक रोम के एक बिशप और साथ साथ एक कैथोलिक चर्च के वर्शिपर थे और इन्होंने इस फिल्म को काफी निंदा करी थी और इस फिल्म को पूरे जर्मनी में ब्लॉक कर दिया गया था। देखिए, हेडी की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उन्होंने जर्मनी के लोगों के दिमाग में अपनी एक इमेज क्रिएट कर ली थी जिस वजह से वो लोगों के अंदर पॉपुलर बन चुकी थी। देखिए, हेडी फिल्मों के साथ साथ कई सीरियल्स को भी कंडक्ट किया करती। तो 19th सेंचुरी में एक फेमस सीरियल चला करता जिसका नाम सीसी हुआ करता था और इस सीसी सीरियल में हेडी एज अ विनीत परफॉर्मेंस किया करती थी। और एक बार क्या होता है कि इसी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात एक युद्ध व्यापारी से होती है जो कि युद्ध के सामान बेचा करता था और इसका नाम फिट्ज मंडल होता है। और क्या होता है कि इन दोनों को जब अट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है 1933 में इन दोनों की शादी हो जाती है। देखिए, ये रिश्ता मजबूत ना होने के कारण काफी दिनों तक नहीं चलता है और हेडी को भी ये रिश्ता बड़ा ही दमघोटू लगता है क्योंकि मंडल अक्सर युद्ध सामग्री की बात क्या करता है, यानी रात दिन सिर्फ बम बारूद और टॉर्पीडोज की बात क्या करता है, जिस वजह से हेडी इससे पूरी तरीके से ऊब चुकी थी और यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। देखिए, आप सब जानते हैं कि हेडी बचपन से ही बड़ी क्यूरियस टाइप की लड़की थी। उन्हें नई नई चीजें जानना, उनके ऊपर रिसर्च करना उन्हें काफी अच्छा लगता था और मंडल के साथ उन्होंने रहकर टॉर्पीडो को वर्क करना, उनके प्रोसेस करने के तरीके को सीख लिया था। यानी उन्होंने ये सीख लिया था कि टॉर्पीडो किस तरीके से वर्क करता है और इस रिश्ते से काफी दुखी होकर वो 1937 में लंदन की ओर चली जाती हैं। देखिए, हेडी के लंदन पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एजएम स्टूडियो के लुईस लुमियर सक्रिय रूप से यहूदी एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे होते क्योंकि ये सक्रिय रूप से अब यूरोप में काम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था, हेडी भी मेयर से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का कंक्लूजन ये निकलता है कि मेयर बताते हैं कि स्पेशल एमजीएम कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो सिर्फ हफ्ताना $125 दे सकते हैं। लेकिन इतना छोटा अमाउंट होने की वजह से हेडी उनके प्रपोजल को पूरी तरीके से ठुकरा देती है, उन्हें रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। फिर इसके बाद हेडी एक समझदारी वाला समझौता करती है। हेडी एक लग्जरी लीनर एसएस नॉर्मेडी पर यूएस के लिए एक ट्रैवल बुक निकालती है और ये फ्लाइट वही होती है जिसमें मेयर अपने घर जा रहे होते हैं और इस फ्लाइट के न्यूयॉर्क पहुंचने तक हेडी मेयर से अच्छा खासा समझौता कर लेती है और लगभग हफ्ताना $500 के लिए बेहतर समझौता कर लेती है। और देखिए, इस समझौते में ये भी शामिल था कि हेडी को अपना नाम चेंज करना था क्योंकि उस समय हेडी का नाम हेडविन किस्लर था जो कि बहुत ज़्यादा जर्मन जैसा लगता था। इसलिए मेयर ने उनका नाम बदलकर हेडी लैमर रख दिया और कहा कि आप एक नए एमजीएम एक्ट्रेस के रूप में हेडी लैमर डेब्यूट करेंगी। हेडी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में लगभग 12 से 15 घंटे वर्क किया करती थी और वो जल्द ही एक फॉबुलस एक्टर बन भी जाती हैं। और फिर क्या था, हेडी को बहुत बेहतर फिल्में भी मिलने लगती हैं। लेकिन हेडी के अंदर एक बात हमेशा बनी रहती थी, वो ये सोचते थे कि लोग उनकी बाहरी खूबसूरत को देखकर उनकी तारीफ और उनकी खुशामद किया करते हैं, लेकिन कोई भी उनके इंटरनल आविष्कारक के बारे में या उनके अंदर की खूबियों के बारे में जानने की जरा सा भी कोशिश नहीं करता था। इस बात से हेडी को हमेशा बुरा लगता था।
खैर हेडी को हॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ स्टार की तरह बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा और 1938 में उनकी एक नई फिल्म आती है, इसका नाम एलिजियर्स होता है, जिसमें उन्हें चार्ल्स बेयर के साथ ब्रेकआउट की भूमिका निभानी थी और 1940 तक आते आते एमजीएम स्टूडियो के साथ उन्होंने काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक फिल्में करी थी। हेडी इतनी कामयाब और इतना काम होने के बावजूद भी अपने आविष्कार के लिए कुछ समय निकाल लिया करती थी और वो अक्सर जब भी घर पे रहा करती थी तो अपनी इंजीनियरिंग टेबल बैठा करती थी और उस टेबल पर बैठ कर वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करती थी और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती जिन्हें वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टिश्यू बॉक्स अटैचमेंट, लाइट अप डाउन कॉलर, साथ साथ बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल शॉवर सीट का भी इंतजाम किया था, यानी उन्होंने खोजा था एक्चुअल में, जो कि पूरी तरीके से सिक्योर था, पूरी तरीके से सुरक्षित। फिर रोडस जो हेडी की जीवनी लिखते हैं वो कहते हैं कि हेडी सच्चे अर्थों में एक आविष्कारक थी। आप सबने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो घबराने लगते हैं या तो उस सिचुएशन से भागने लगते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस सिचुएशन से भागने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और वही सच्चे अर्थों में एक आविष्कारक होते हैं। खैर अपने टॉपिक को वापस आते हैं। 1940 के दशक में यूरोप में लगातार नाजी युद्ध बढ़ते जा रहा था और जर्मन यू बोट्स पनडुब्बियां अटलांटिक पर तबाही मचा रही थी और इन सब खबरों को सुनने के बाद हेडी व्याकुल हो जाती है और घबरा जाती है और इसी खबरों के बीच में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम जॉर्ज एंथिल होता है और जॉर्ज एंथिल एक म्यूजिशियन था और इस युद्ध के चलते उन्होंने अपने एक भाई को खो दिया था। देखिए हेडी और एंथिल दोनों ही एक ही नेचर के इंसान थे, यानी दोनों ही बड़े क्यूरियस टाइप के इंसान थे और ये दोनों एक रास्ता खोजने लगते जिससे वो हिटलर को हरा सके। This will be the final time. और इसी समय हेडी को अपने उबाऊ पति की याद आती है जो अक्सर दिन और रात सिर्फ बम बारूद और टॉर्पीडो जैसी खतरनाक चीजों की बात किया करता था और उसे ये भी बात याद आती है कि उसने उसके साथ रहकर टॉर्पीडो के पूरे वर्क फंक्शन को याद कर लिया था, समझ लिया था और किस तरीके से वो वर्क करती है ये भी पूरी तरीके से हासिल कर लिया था। देखिए टॉर्पीडो क्या होता है, एक्चुअल में एक सिगार के आकार की मिसाइल होती है जिसे पनडुब्बी द्वारा फायर किया जाता है पानी के अंदर। देखिए हेडी को मालूम था कि टॉर्पीडो की मदद से किसी को निशाना बनाना इतना आसान नहीं है। उसका कहना था कि अगर किसी तरीके से अंग्रेज सतह पर रहकर या हवाई जहाजों का सहारा लेकर इन जर्मन पनडुब्बियों को किसी तरीके से नष्ट कर दे तो इस नरसंहार को रोका जा सकता है। तो ये टॉर्पीडो रेडियो कंट्रोल पर काम किया करते थे, यानी एक फ्रीक्वेंसी लेवल से ये काम किया करते थे, लेकिन जर्मन्स के लिए फ्रीक्वेंसी को जैम करना बहुत आसान था, यानी वो आसानी से इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को आसानी से जैम कर सकते थे। तो हेडी और एंथिल के सामने एक क्वेश्चन आ चुका था किस तरीके से सिग्नल को बदला जाए जिस वजह से जर्मन उसको जैम ना कर सके और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ये दोनों देर रात तक जागते रहते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद जब उन्हें आंसर नहीं मिल पाता है तो वो एक म्यूजिकल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो गेम कुछ इस तरीके से होता है कि हेडी और एंथिल दोनों ही एक साथ पियानो पर बैठते हैं और पियानो पर क्या होता है कि उनमें से एक किसी पॉपुलर गाने को सोचकर उसे अपने हाथों से पियानो बजाने की कोशिश करता है और दूसरा उसे समझने की कोशिश करता है। उसके समझने पर उस दूसरे के द्वारा भी पहले जैसा जो गाना गा रहा है उसी के जैसे बजाना वो भी शुरू कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर दोनों संगीतकार एक ही साथ किसी एक ही गाने को अगर गा रहे हैं या अपने हाथों से बजा रहे हैं तो ये कंफर्म होता है कि वो अगली बटन कौन सी दबाने वाले हैं पियानो की, ये पूरी तरीके से कंफर्म होता है और उनके कूदने के स्टाइल और उनके इधर उधर जाने के स्टाइल बिल्कुल पूरे 100% कंफर्म होगी कि जो करेंगे वो दोनों एक साथ ही करेंगे। लेकिन अगर इसमें एक बात अलग हो सकती है कि अगर कोई सुनने वाला व्यक्ति गाना नहीं जानता है तो ये प्रेडिक्शन कर पाना असंभव है कि वो अगली की कौन सी प्रेस करने वाला है। इसी तरीके से हेडी ने अपना एक सोल्यूशन भी इससे दिया। फिर हेडी ने कहा कि सिग्नल एक्चुअलिटी में फ्रीक्वेंसी में छुपा हुआ है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती रहेगी तो किसी के लिए इजेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअलिटी में आ कहां से रही है। देखिए इस बदलते फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली में सिम्फनी कहा जाता है। फिर एंथल सोचता है कि पास के किसी जहाज पर टॉर्पीडो और उसके कंट्रोल के संचार के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इस सिम्फनी मेथड का क्यों ना यूज किया जाए। फिर क्या था, ये दोनों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो सिंक्रोनाइज वॉच को लेते हैं और जहाज और टॉर्पीडो के अंदर एक ही समय पर एक ही टेप को चलाते हैं। फिर क्या होता है कि लगातार फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती तो रहती है, लेकिन इस सिम्फनी मेथड की वजह से उन दोनों जहाज और टॉर्पीडो के बीच में सिग्नल हमेशा बना ही रहता था। इस सिम्फनी मेथड की वजह से सिग्नल जैम करने वाले को ये नहीं बदलता कि एक्चुअल में कौन सी फ्रीक्वेंसी को जैम करना हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी को जैम नहीं करना है। और आगे चलकर इस मेथड को हेडी ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का नाम दे दिया। फिर हेडी और एंथिल अपने इस आविष्कार को पूरा करने के लिए नेशनल इवेंट काउंसिलर नामक एक वर्केज एजेंसी का सहारा लेते हैं और इसे 1942 में जब अंतिम डिजाइन दिया जाता है और उसके बाद इसे अमेरिकी नौसेना के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना इसे इनकार कर देती है लेने से और इसे ले जाकर एक तिजोरी में बंद कर देती है और इसके ऊपर टॉप सीक्रेट का टैग भी लगा देती है। फिर क्या था, हेडी और एंथिल अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उनके आविष्कार करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि उनका ये आविष्कार आगे चल के एक इतिहास रचने वाला है। देखिए क्या होता है कि 1950 के दशक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर सिल्वेनिया
में पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए और संचार के लिए इस तकनीक का यूज़ किया जाता है। और 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत सिग्नल की जैमिंग को रोकने के लिए इस तकनीक का यूज़ अमेरिकी वॉरजेट में किया गया था। लेकिन 1959 में एंथल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस समय हेडी जिंदा होती हैं और हेडी अपनी इस कामयाबी को देखकर काफ़ी खुश होती हैं। लेकिन 1970 के दशक में कारफोन काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही कॉल पर 2 लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस मेथड को यूज़ करने के लिए, उस मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग नामक इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरुआती दौर में सेलफोन नेटवर्क टावर में भी किया गया था। लेकिन 1990 के दशक आते आते फ्रीक्वेंसी होपिंग मेथड इतना पॉपुलर हो चुका था कि सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए और यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC द्वारा इसे एक आवश्यक टेक्नोलॉजी बताई गई है। और यही कारण है कि ब्लूटूथ, वाईफाई और अदर जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो हेडी और एंथिल द्वारा सोची गई इस विचार पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।